प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हमारा इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 3 है। प्रिय साथियों, आपको यदि ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो लग रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, ये विशेषकर एमपीपीएससी, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, एसएससी को लेकर ये प्रमुख रूप से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। अगर आपको उपयोगी लगते हैं तो आप बिल्कुल अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए साथियों, कल हमने जो है पहले टॉपिक पे, पहले लेक्चर पे हमने संविधान में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य के लिए आवश्यक तत्व, शासन क्या होता है, शासन प्रणाली के कौन कौन से अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसके अलावा हमने देखा था एकात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली और जो है परिसंघात्मक शासन प्रणाली। इसके अलावा हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर चर्चा किए थे। सेकंड जो लेक्चर था हमारा, ये भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास क्रम पर था, जो कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके हमने जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम तक कंप्लीट किया था। प्रिय साथियों, आज हम 1935 के अधिनियम करने वाले हैं, 1947 का अधिनियम करेंगे और इसके बाद जो है भारतीय संविधान का जो निर्माण प्रक्रिया है ये टॉपिक भी कवर करेंगे। चलिए साथियों, आइए आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ से प्रश्न बनते ही है, चाहे हम कोई भी एग्जाम की बात करें। चलिए साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 की। ठीक है, इसको भारतीय संविधान निर्माण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ तो इसकी लगभग 300 से अधिक धाराएं को जो है यहाँ से उठाकर रख दिया गया, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं 1919 के अधिनियम में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, ये जो है इसको पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या हुई थी भाई? सबसे पहली चीज यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन लगा था। क्या लगा था? द्वैध शासन। अब ये द्वैध शासन क्या था? तो हमने आपको बताया था कि दो विषय होते थे, एक आरक्षित विषय होता था और दूसरा हस्तांतरित विषय होता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। तो जो आरक्षित विषय होते थे इसमें गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल अर्थात जो वाइसराय होता था, उसको पूर्ण अधिकार होते थे और हस्तांतरित विषय पर जो कानून बनाया जाता था वो परिषद की सलाह पर होता था। दूसरी चीज यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना था, द्विसदनीय व्यवस्था। क्या है साथियों? द्विसदनीय व्यवस्था, अर्थात जो आज लोकसभा और जो आप राज्यसभा देख रहे हो, तो ये लोकसभा और राज्यसभा जो द्विसदनीय व्यवस्था है यहाँ पर आ चुकी थी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण साथियों ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी 2021 का जो सिलेबस है उसमें 1919 का और 1935 के अधिनियम को महत्वपूर्ण रूप से जो है वेटेज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रांतीय बजट, देखिए पहले एक ही बजट प्रस्तुत होता था, अब प्रांतीय बजट जो है और जो हमारा केंद्रीय बजट था, ठीक है, केंद्रीय बजट, इसको क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया। अर्थात जो है रेल बजट, सामान्य बजट अलग अलग प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है ध्यान रखिएगा। यहीं पर हमारी जो लोक लेखा समिति होती है, कौन सी समिति? लोक लेखा समिति होती है, इसका भी यहीं पर गठन हो गया 1921 में। सबसे पुरानी समिति है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा सीएजी होता है, सीएजी आप जानते होंगे, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, जिसको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है, सीएजी। ठीक है, आर्टिकल 148 से 151 तक इसका प्रावधान किया गया। हमारे यहाँ ऑडिट करने की जिम्मेदारी इसी को दी गई है।
जब ये ऑडिट करता है तो ऑडिट के पश्चात जो रिपोर्ट होती है वो सदन के माध्यम से किसके पास जाती है? लोक लेखा समिति के पास, और लोक लेखा समिति ही उसकी क्या करती है? फिर से समीक्षा करती है। तो इस तरीके से आप देखिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए सांप्रदायिक जो निर्वाचन था, ये सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या किया गया? विस्तार किया गया। ठीक है, क्या किया गया? विस्तार किया गया। यहाँ सबसे बड़ी बात एक और है साथियों, जो कि आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, कि यहाँ पर जो है विधि आयोग, ठीक है, ये बात की गई कि भाई विधि आयोग, ठीक है, आयोग का गठन होगा जो कितने वर्षों के बाद होगा? 10 वर्ष बाद होगा। और आप देखोगे यही विधि आयोग आगे चल के किस नाम से जाना जाएगा? साइमन कमीशन के नाम से। क्योंकि ये कब आना था? 1919 में एक्ट आया था, 10 वर्ष बाद इसका गठन होना था, और ये कब आता? 1929 में आता। लेकिन साथियों आपको पता होगा कि साइमन कमीशन जो है ये 1927 में बन गया, 1928 में भारत आ गया सर जे साइमन की अध्यक्षता में। जब ये 1928 में आया तो आपको पता होगा कि प्रश्न पूछा जाता है, अभी सिविल सर्विसेज में पूछा गया था यूपीएससी में, कि साइमन कमीशन का मूल उद्देश्य क्या था? तो देखिए साइमन कमीशन का मूल उद्देश्य था इस बात की जांच करना। कौन सी बात की जांच करना या समीक्षा करना? क्या, देखिए इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्या भारतीय लोग इस योग्य हो गए हैं कि उनको और अधिक क्या दिए जाएं? संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। ठीक है, क्या दिए जाएं? संवैधानिक अधिकार दिए जाए। मतलब क्या भारतीय लोग इस योग्य हो गए हैं कि उनको और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाएं? इसकी समीक्षा की ये जांच करने के लिए आया था। लेकिन हुआ क्या साथियों? हुआ ये कि चूंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित हुई थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि जो अपराधी था जनरल डायर, उसको वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रोत्साहित किया गया दंड देने की वजह। और जो हंटर कमीशन गठित हुआ था, उस हंटर कमीशन को जो है निष्क्रिय मान लिया गया, कोई वो नहीं हुआ। ठीक है, इसी के चक्कर में आप देखिए, और अब जो है हमारे यहाँ 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो गया है, और स्वराज पार्टी ने लगभग 6 राज्यों में अपनी सरकार भी स्थापित की है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए, जब एक बड़ा जो है भारतीयों के लिए कानून बनाया जा रहा है, तो क्या इसमें कोई भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था? बिल्कुल किया जाना चाहिए था। तो इसमें क्या हुआ? इसके विरोध का मुख्य कारण था कि कोई भी भारतीय मेंबर को इसमें क्या नहीं किया गया? शामिल नहीं किया गया। इसलिए इसका जगह जगह विरोध होता है। और आपको पता होगा कि इसी में जो है हमारे जो लाला लाजपत राय जी होते हैं, इसी विरोध के दौरान जो है लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी वो कहते हैं कि मेरे सिर पर पड़ी लाठी की एक चोट अंग्रेजों के लिए कील साबित सिद्ध होगी। तो इस तरीके से आप देखिए, जरा प्रश्न पूछा भी जाता है कि कोटेशन किसका था, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से। और 1928 में ही हमारा नेहरू प्रस्ताव रखी जाएगी कांग्रेस के जो है अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में आपको पता होगा 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में नेहरू प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होगा, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होगा, इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और उसी समय जो है अंग्रेजी लोग हमको एक बड़ी चुनौती देंगे कि अगर आप में क्षमता है, योग्यता है, आपसी सामंजस्य है, तो आप अपने देश के लिए जो है क्या काम कीजिए? संविधान बनाइए। सॉरी सर। और इस चुनौती को हम स्वीकार कर लेते हैं और आगामी 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश पर जो है स्वाधीनता दिवस मनाने का हम लक्ष्य रखते हैं। लेकिन हम केवल कहाँ पर? जो रावी नदी होती है, ये रावी नदी के तट पर ही हम तिरंगा फहराते हैं। इसलिए आप देखिए, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है साथियों, फिर भी हम इंतजार करते हैं 26 जनवरी का। तो प्रश्न ये भी आता है कि जब हमारा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया,
तो फिर इसको लागू क्यों नहीं किया गया? तो प्रिय साथियों, इसलिए नहीं किया गया था, हम इसलिए इसका इंतजार कर रहे थे। चलिए आ जाइए, 1935 का जो अधिनियम था साथियों, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? सबसे पहली चीज तो इसमें जो है क्या आई? संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, शासन प्रणाली, ये चीजें यहां पर स्पष्ट रूप से सामने आ गई। ठीक है, जो वर्तमान हमारा संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप है वो यही है। आप देखिए यहां पर जो है केंद्र, यहां पर देखिए केंद्र की अलग भूमिका हो गई और प्रांतों की अलग भूमिका हो गई। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, बजट तो पहले से ही पृथक हो गया था। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखिए कि भाई यहां पर शक्तियों का विभाजन, ठीक है, क्या कर दिया गया? शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, विभाजन कर दिया गया। देखिए जरा, इसमें आपकी संघ सूची आई, राज्य सूची आई और संवर्ती सूची आई। आज साथियों इन तीनों सूची को आप वर्तमान में अगर आप देखते होंगे तो हमारी 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार अर्थात संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची अर्थात राज्य कानून बनाएगा, संवर्ती सूची अर्थात केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे आपसी सामंजस्य के माध्यम से। इस तरीके से शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से। तीसरे पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा साथियों कि हमारी जो मौद्रिक स्थिति है, ठीक है, मौद्रिक एवं जो हमारी मौद्रिक स्थिति एवं आर्थिक प्रबंधन, ठीक है, आर्थिक प्रबंधन, इसके लिए साथियों आरबीआई एक्ट बना और इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आ गया। अर्थात आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आ गए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरी चीज यहां पर आप देखोगे, चौथी चीज आप यहां पर देखोगे साथियों कि जो संघीय लोक सेवा, देखिए संघीय लोक सेवा और साथ में ही प्रांतीय लोक सेवा, ठीक है, क्या आ गई? प्रांतीय लोक सेवा यहां पर स्पष्ट रूप से सामने आ गई और यहां पर संयुक्त लोक सेवा का भी प्रावधान कर दिया गया। संयुक्त मतलब जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है, दोनों राज्य आपस में मिलकर जो है परीक्षा आयोजित करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये प्रावधान यहां पर किए गए और आपको पता होगा साथियों कि यहीं पर हमारे यहां संघीय न्यायालय जो है, क्या संघीय न्यायालय जो है का गठन किया गया। और आपको पता होगा इस तरीके से 1937 में इसी एक्ट के तहत जो है क्या किया गया? संघीय न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि इसमें काफी कुछ महत्वपूर्ण जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां पर प्रांतों में, ठीक है, यहां पर सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहां पर देखिए कहां पे द्वैध शासन, केंद्र में नहीं, यहां पर प्रांतों में लगा था। ठीक है, कहां पर लगा था? प्रांतों में द्वैध शासन लगा था, लेकिन यहां पर जो है केंद्र में क्या लगेगा? द्वैध शासन लगेगा। ठीक है, द्वैध शासन। और द्वैध शासन क्या है? मैं अभी आपको बताया कि भाई आरक्षित विषय होंगे और हस्तांतरित विषय होंगे। तो जो हस्तांतरित विषय होंगे ये परिषद की सलाह पर वाइसराय करेगा और इसमें वाइसराय को विशेषाधिकार होंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर केंद्र राज्य में, ठीक है, या प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन, ये क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया साथियों? समाप्त कर दिया गया। इस तरीके से इसमें काफी कुछ प्रावधान किए गए थे, इसलिए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब हम ये पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ से रहे, तो आपको पता होगा कि हम वहां पर 1935 का अधिनियम भी पढ़ेंगे, साथ में ही अमेरिका, ब्रिटेन और भी अन्य देशों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हुई साथियों। इसमें जो है क्या काम किया गया? इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीजें की गई। जो हमारा मताधिकार था, ठीक है, मताधिकार में
क्या की गई, वृद्धि की गई। भैया पहले सीमित थी, अब हमने इसको और अधिक बढ़ा दिया। और दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन था, इसका क्या किया गया, विस्तार किया गया। अर्थात ये विस्तार इस तरीके से किया गया कि अब यहाँ पर जब चुनाव होंगे असेंबली के, तो हम यहाँ पर एसटी एससी को भी ध्यान में रखेंगे, हम जो है हरिजन को भी ध्यान में रखेंगे, हम सिख को भी ध्यान में रखेंगे, मुस्लिमों को भी ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से सांप्रदायिक निर्वाचन का भी विस्तार किया गया। आपने जो है कम्युनल पंचायत का नाम सुना होगा, दरअसल जो कि, और पूना पैक्ट का नाम भी सुना होगा 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। इसी सांप्रदायिक निर्वाचन को लेकर ये पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन अर्थात क्या किया गया, आरक्षण का विस्तार किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें काफी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। साथियों यहां से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, इसलिए आप काफी ध्यान में रखिएगा। सॉरी, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये टू द पॉइंट है, बहुत अच्छे प्रश्न निकलते हैं यहां पर। चलिए, अब साथियों अगले जो बात होगी वो किस पर होगी, भारतीय स्वतंत्रता, ठीक है। क्या, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। क्या प्रावधान किए गए साथियों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दो तीन चीजें, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं। आपने नाम सुना होगा अगस्त प्रस्ताव का, ठीक है। एक तो नाम सुना होगा आपने अगस्त प्रस्ताव का, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव का एक चीज। दूसरा नाम सुना होगा आपने क्रिप्स मिशन का। तीसरा नाम सुना होगा चार्ल्स वेबेल योजना का, ठीक है, वेबेल योजना का। और फिर नाम सुना होगा आपने कैबिनेट मिशन का, ठीक है। किसका, कैबिनेट मिशन का नाम सुना होगा। तो हमको कैबिनेट मिशन डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मैं अगस्त प्रस्ताव में थोड़ा सा बता देता हूं। दरअसल ये 1934-35 के आसपास की बात है, और सबसे पहले एम एन राय नामक व्यक्ति थे। इन एम एन राय ने क्या काम किया, माधवेंद्र नाथ राय ने जो है क्या काम किया, पहली बार संविधान सभा के गठन का जो है प्रस्ताव रखा कि भाई इनके मन में एक विचार आया कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मन में विचार आया कि भाई हम जो भी संविधान सभा का गठन करेंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होगा, इस तरीके से। फिर साथियों आगे क्या हुआ, 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था, वहां पर सर्वसहमति से जो है, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष हम ये प्रस्ताव रखते हैं, तो वो ये कहती है कि भैया अब भारत को क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पर जो है मुस्लिमों की भी बात को ध्यान में रखना होता है। क्यों, क्योंकि भाई मुस्लिम लीग जो है पृथक स्वायत्त राज्य की मांग करेगी। और यही वजह रहेगा कि 1940 में प्रश्न पूछा जाता है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया। क्रिप्स मिशन के बारे में अभी आपको डिटेल में बताता हूं। दरअसल क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था, और ये जो है चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, ब्रिटेन भी जो है अभी द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, लेकिन भारतीय परिस्थिति को देखकर अब उनको लग रहा है कि जिस तरीके से भारत में विरोध हो रहा है, तो अब उनको लग रहा है कि भाई भारत में ज़्यादा समय तक हम शासन नहीं कर सकते। उसके लिए क्रिप्स मिशन आया है, लेकिन ये डोमिनियन स्टेट की बात करेगा, साथ में ही ये क्या काम करेगा, यहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों का विरोध होगा, और इस विरोध के चलते क्रिप्स मिशन सफल नहीं हो पाएगा। चार्ल्स वेबल योजना आएगी, चार्ल्स वेबल योजना भी उतनी सफल नहीं हो पाएगी। हिंदू मुस्लिम दोनों को सामंजस्य स्थापित करने में कोई भूमिका नहीं निभाएगी। इस तरीके से ये दोनों जो है 1944-45 में चार्ल्स वेबल योजना आई थी,
ठीक है। अब जो है हम कैबिनेट, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे कैबिनेट मिशन, इसके बारे में आगे पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ 3 जून, ठीक है, 3 जून 1947 को कौन सी लॉर्ड माउंट बैटन योजना, ठीक है, ये आई। ठीक है, और इसी में क्या रखा गया, इसी में भारत विभाजन का प्रस्ताव। अर्थात देखिए जरा, जो हमारे यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई, इसने निष्कर्ष ये निकाला कि भाई एक काम किया जाता है। इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से भी मिले, महात्मा गांधी जी से भी मिले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी मिले, सरदार पटेल से भी मिले। ठीक है, तो साथियों आप देखिए, ये सभी भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और जिन्ना तो अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, कुछ सुनना ना कुछ करना। ठीक है, तो लेकिन आप देखिए जरा, हमारे यहाँ ये सारे लोग गंभीर थे देश के प्रति। तो आप देखिए जरा, जब ये भारत विभाजन का प्रस्ताव आया तो गांधी जी ने क्या कहा था कि भले ही मेरे दिल के 2 टुकड़े हो जाएं, पर भारत के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, अर्थात मैं इस विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। फिर साथियों क्या बात हुई, फिर ये क्यों विभाजन हुआ, आप देखिए जरा, उस तरह की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी। जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। ठीक है, लोगों को मारा जाने लगा, काटा जाने लगा, कई तरीके की सांप्रदायिक जो है समस्या है। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा जो मानव जनहानि होती है उसकी भरपाई कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से नेहरू जी ने पूछा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि गांधी जी तो 2 राष्ट्र के पक्ष में नहीं है। तो सरदार पटेल जी ने कहा कि हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है और हमारे देश की जनता महत्वपूर्ण है। अगर हमको ये करना है तो ये प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति वहां पर निर्मित हुई है। और इस तरीके से साथियों भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। और इसी के साथ आप देखिएगा यहाँ पर जो है 14 अगस्त को जो है क्या पाकिस्तान बन जाता है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना में विशेष प्रावधान क्या था। तो सबसे विशेष प्रावधान था कि भाई जो प्रांत या रियासत भारत में शामिल हो, शामिल का विकल्प, पाक में शामिल होने का विकल्प, ठीक है, और स्वतंत्र, ठीक है, क्या स्वतंत्र होने का विकल्प, कि भैया वो स्वतंत्र भी रह सकती है। तो इस तरीके के लॉर्ड माउंटबेटन योजना में प्रावधान था कि कोई देशी रियासत अगर वो स्वतंत्र रहना चाहती है स्वतंत्र रहेगी, भारत में मिलना चाहती है भारत में, पाकिस्तान में जाना चाहती है पाकिस्तान में, मतलब वो स्वायत्त थी। और दूसरी चीज आपको पता होगा 1945 में यूएनओ भी आ गया है। हम जम्मू कश्मीर विषय पर चर्चा करेंगे, उस समय बात करेंगे। चलिए, तो ये प्रावधान था। तो आपको पता होगा कि हमारे पूरे भारत में कितनी 552 रियासत थी, और जिनमें से 549 रियासत कहां पर शामिल हो गई, भारत में। बची 3 रियासत, और 3 रियासत में आपको पता होगा कि एक थी हमारी हैदराबाद, दूसरी थी जूनागढ़, और तीसरी थी हमारी JNK। तो साथियों हैदराबाद, और आपको एक चीज और ये भी पता होगा कि उस समय अंतरिम सरकार के हमारे जो गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और देश के एकीकरण की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई थी। आप देखिए, इसलिए इनको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आप देखिए जरा, हैदराबाद 549 रियासत को तो अलग एकत्रित कर लिए, एकता स्थापित कर लिए भारत में। हैदराबाद देखिए क्या स्थिति थी, यहां पे जो सबसे ज्यादा जनसंख्या थी वो हिंदू जनसंख्या। देखिए यहां पर जनसंख्या कौन सी, हिंदू जनसंख्या, और शासक कोया मुस्लिम।
यहाँ पर जूनागढ़ में देखिए, जूनागढ़ में बहुत आसानी से जनता ने कहा कि भाई यहाँ पर हम क्या करवाते हैं, जनमत संग्रह, जनता की राय लेते हैं, और जनता जिसके पक्ष में जाएगी ठीक है। तो जनता ने भारत के पक्ष में वो किया, तो इस तरीके से जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह के माध्यम से। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में देखिए यहाँ जो शासक था वो शासक था हिंदू हरि सिंह, और जनता कौन सी, अधिकांश मुस्लिम जनता। तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पर खतरा क्या था, और यहाँ पर कि अगर हम स्वायत्त हो जाते हैं और जब निर्वाचन होगा, तो निर्वाचन होगा तो आपको पता होगा कि हिंदू बहुल जनसंख्या है और वो हिंदू शासक को ही चुनेगी। तो इस वजह से जो है हम जो है सत्ता पर नहीं रहेंगे। इसलिए आप देखिए जरा, यहाँ पर इन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। और जम्मू कश्मीर ने भी क्या काम किया, यहाँ हिंदू शासक था, इसको लगा कि अगर क्या हुआ, इलेक्शन हुआ तो ऐसी कंडीशन में मुस्लिम बहुल लोग हैं और मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे स्थिति थी। लेकिन जब पाकिस्तान यहाँ पर अटैक कर देता है तो इनको कहा जाता है भैया हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का उल्लंघन होगा अगर हम हमारी सेना को वहां पहुंचाते हैं, और चूंकि आप स्वायत्त राज्य हो और हम क्या काम करते हैं, अपनी सेना को पहुंचाते हैं, तो पाकिस्तान आरोप लगाएगा कि ये जो है हमारी संप्रभुता का हनन कर रहा है। जब तक आप हमसे सलाह ना लो, हमसे परामर्श ना लो, हमसे जो है समझौता ना करो, तो आपको पता होगा हरि सिंह ने एक विलय पत्र बनाया और इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया कि अब हम भारत का अंग है और भारत का अंग बनकर रहेंगे, लेकिन हमारे लिए कुछ प्रावधान कर दिए जाएं। तो इस तरीके से आपको पता होगा फिर हमने अपनी सेना को पहुंचाया और जम्मू कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो इस तरीके से हैदराबाद में हमने क्या काम किया, हैदराबाद में भी यही था। जब सांप्रदायिकता की स्थिति निर्मित होने लगी तो हमने क्या काम किया, अपने आसपास, देखिए कोई भी राज्य अपने आसपास की सुरक्षा की शांति व्यवस्था के लिए कदम उठा सकता है, पुलिस कार्रवाई कर सकता है। हालांकि एक मिलिट्री ऑपरेशन था और चूंकि ये स्वायत्त प्रांत था, रियासत थी, इसलिए अगर हम अपनी सेना पहुंचाते, अटैक करवाते, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उल्लंघन होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जब यहाँ की जनता को कत्लेआम किया जाने लगा तो भारतीयों ने, हमारी भारत सरकार ने सोचा कि भाई हैदराबाद के आसपास हमारी जो क्षेत्र है वहाँ पर अशांति हो गई है, और उस अशांति को रोकने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। और इस तरीके से जो हमने इसको क्या करवाया, अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए, ये था हमारा जो है कुछ प्रावधान थे। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, भारत में यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं, संविधान निर्माण प्रक्रिया ये साथियों कहां से शुरू होती है, तो ये जो संविधान निर्माण प्रक्रिया है ये कहां से, कैबिनेट मिशन से शुरू होती है। और कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में भारत आता है। और आपको पता होगा इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष रहेंगे सर पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये जो है अध्यक्ष रहेंगे और इसमें 2 सदस्य रहेंगे कैबिनेट मिशन में। आपको पता होगा, एक तो AB अलेक्जेंडर, ठीक है, AB अलेक्जेंडर, ठीक है, और दूसरे रहेंगे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये जो है स्टीफर्ड क्रिप्स, ये 2 मेंबर रहेंगे। तो पहला ये प्रश्न आता है, कब आया, 1946 में आया। अध्यक्ष कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस, और 2 मेंबर थे। भाई क्या था इसमें उद्देश्य, क्या था इसका, तो इसका उद्देश्य था क्या करना, संविधान सभा के गठन के माध्यम से, ठीक है, के माध्यम से क्या करना, माध्यम से संविधान निर्माण करना। ठीक है,
निर्माण करना। अब साथियों यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब हम स्वाधीन हो गए, स्वतंत्र हो गए, तो ब्रिटिश की क्या जरूरत पड़ी कि वो हमारे यहाँ संविधान का निर्माण करवाए सामने देखकर। तो साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, दरअसल ये ब्रिटिशों ने भले ही हमारा शोषण किया है, लेकिन इन्होंने जो है जो दुनिया को जो है विधि का संदेश दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इनको ये आभास था कि कहीं जो हमारे बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, ये पूंजीपति लोग जो है अपने हित के लिए कानून ना बना ले, ठीक है, अपने हित के लिए कानून ना बना ले, और जो स्पष्ट रूप से जो कुछ हमारे छोटा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, उसकी अनदेखी ना कर दे। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि हम बेहतर तरीके से अपने समक्ष संविधान का निर्माण करवाएंगे, आपको सौंप देंगे और हम चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर ध्यान रखिएगा। अब मैंने तो दो तीन चीजें आपको पहले ही बता दिया है कि 1934 में संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा के गठन का जो विचार आया था, ये विचार किसने दिया था? M.N. राय ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। एक चीज, दूसरी चीज यहां पर जो संविधान सभा का गठन होगा वो कैसे होगा वो भी ध्यान रखिएगा। और पंडित नेहरू जी ने क्या कहा था कि भैया जो हमारा वयस्क मताधिकार, ठीक है, के आधार पर जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे वही जनप्रतिनिधि संविधान का निर्माण करेंगे। इस तरीके का यहां पर प्रावधान किया गया था। तीन चीज और ध्यान, तीसरा पॉइंट यहां ध्यान रखिएगा कि भाई यहां पर जो है एक संवैधानिक सलाहकार, देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये जो है B.N. राव को बनाया गया था, ठीक है, किसको? B.N. राव को जो है बनाया गया था। चलिए आ जाइए। अब साथियों हमारे यहाँ जो है अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया था कि भाई संविधान सभा जो है इसका चुनाव कब हुआ था। तो देखिए जरा, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक चीज़ है यहाँ पर कि भाई ये इलेक्शन कब होता है, ठीक है, जुलाई में, ठीक है, कब? जुलाई अगस्त में। अब देखिए जरा यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के गठन के माध्यम से संविधान का क्या करना था? निर्माण करना था। अभी मैं, चलिए आगे देखिए, ये संविधान सभा में, ठीक है, ये संविधान सभा में कितने लोग? तो ध्यान रखिएगा 389 लोग थे, जिसमें आप देखोगे कि 292 प्लस 93 प्लस 4, इस तरीके से 4 3 7 2 9। आप देखिए ये जो है ब्रिटिश प्रांत से थे, जो 292 सदस्य थे ये ब्रिटिश प्रांत से थे। ये जो है ब्रिटिश भारत भी कह सकते हैं, और ये जो है ये हमारे देशी रियासत से थे, और 4 ऐसे मेंबर थे जो कमिश्नरी क्षेत्र से थे, ठीक है, जहां पे कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे एग्जांपल के लिए हमारा अभी अंडमान निकोबार कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आता। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इन सदस्यों के लिए क्या होना था? इतने सदस्यों का चुनाव होना था। अब भाई चुनाव कब हुआ? तो अगला ही प्रश्न आता है कि ये जो चुनाव हुआ था, ये चुनाव एमपीपीएससी में 3 मार्च में पूछा गया, ये जुलाई अगस्त में, ठीक है, ये चुनाव जो हुआ था कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। अब भाई इसमें जो है क्या हुआ? चुनाव जब हुआ तो साथियों आपको ये पता होगा कि इसमें 208, ठीक है, चुनाव जब हुआ तो इसमें 208 प्लस 73, ठीक है, और प्लस अन्य जो थे, इसके अलावा मैं एक सेकंड आपको देख के बता देता हूं, छोटे 15, ठीक है, 15 स्वतंत्र। तो इस तरीके देखिए जरा, ये सीट जो मिली किसको मिली? कांग्रेस को। ये किसको मिली? मुस्लिम लीग को। किसको मिली? मुस्लिम लीग को। ये अन्य जो स्वतंत्र रियासतें थी उनको जो है ये 15 सीटें मिली, ठीक है, कुछ रियासतों ने स्वयं को अलग भी कर लिया था। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा साथियों, प्रश्न ये पूछा जाता है कि यहाँ पर जो सदस्य थे,
ठीक है। ये जो सदस्य थे, हमारे जो पंडित नेहरू जी ने कहा था कि संविधान सभा के जो है सदस्यों का, जो प्रतिनिधियों का चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, तो ऐसा नहीं हो पाया था। मतलब आप देखिए, कुछ यहाँ पर जो है मनोनीत किए गए थे, ठीक है, और प्रॉपर चुनाव नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय हमारी एक बड़ी प्राथमिकता भी क्या थी साथियों। अब लोग आरोप लगाते हैं कि जनता द्वारा नहीं चुना गया था। प्रिय साथियों, उस समय आप देखिए कि देश हमारा आज़ाद हुआ था, हमारे अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक शोषण किया, भीषण अकाल, सांप्रदायिकता की स्थिति, और इतना ज़्यादा आपको पता होगा कि निर्वाचन में कितना पैसा खर्च होता है। तो हमको सबसे पहली प्राथमिकता थी कि हमारे देश के नागरिकों को कम से कम हम रोटी, कपड़ा और मकान तो उपलब्ध करा ही दे, इसलिए चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा। और साथियों, ऐसा नहीं है, आज हमारा संविधान जो है ये दुनिया का सबसे बेहतर संविधान के रूप में सामने आया। हमारे संविधान विशेषज्ञों ने, और हमको जो है गर्व है उन पर, जिन्होंने हर चीजों पर, हर पहलू पर जो है ध्यान केंद्रित किया। आप देखिए, उन्होंने इतने बड़े राष्ट्र के लिए, जहां पर विविधता हो, जहां पर सांप्रदायिकता की स्थिति हो, जहां पर कई धर्म को मानने वाले लोग हो, जहां पर पढ़े लिखे भी हो और बिना पढ़े लिखे लोग भी हो, तो आप देखिए इस तरीके से इतने सारे जो है बहुआयामी लोग थे, यहाँ पर बहुआयामी संस्कृति, इतनी ज़्यादा विविधता थी। इसके बावजूद भी हमारे देश के लोगों ने, जो हमारे संविधान विशेषज्ञ लोग थे, इन्होंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाकर जो है दुनिया के लिए एक विकल्प प्रस्तुत किया। आज दुनिया के कई देश जो है हमारे संविधान को अपनाते हैं, आदर्श मानते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे संविधान में हर चीजों का ध्यान दिया गया है। इसलिए आज भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो है ही है, साथ में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। आप देखिए हमारे यहाँ कितने अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया होती है, और जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारी देश की सरकार संचालित है। इसलिए साथियों, अब ये आरोप लगाना कि भाई उस समय की परिस्थिति के अनुकूल जो है भारत विभाजन स्वीकार क्यों कर लिया गया, अरे भाई परिस्थितियां वैसी निर्मित थी, कभी कभी ना चाहते हुए भी हमको ऐसे विकल्प चुनना पड़ता है। साथियों, जब आप सिविल सर्विसेज में जाओगे और जब आपको जो है एक समस्या होगी कि आपका बच्चा एडमिट है और उसको तत्काल जो है क्या करना है, आपकी सहयोग की जरूरत है। और दूसरी बड़ी समस्या यह है कि आज ही किसी मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का आपके क्षेत्र में दौरा है और उसकी भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। इसलिए तो हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो प्रीलिम्स होता है उसमें डिसीजन मेकिंग को जोड़ा गया है कि आपकी बेहतर क्षमता विकसित हो सके। इसलिए साथियों ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में ध्यान रखिएगा, इस चुनाव में हमने क्या काम किया था, हमने महिलाओं को भी ध्यान में रखा। ठीक है, महिलाओं, आप कहोगे कि क्या महिलाओं ने इलेक्शन में भाग नहीं लिया था? बिल्कुल लिया था। आप सोचिए साथियों, 1947 में कैबिनेट, 46 में कैबिनेट मिशन आ रहा है और हम लोग जो है महिलाओं को उसी समय अधिकार दे रहे हैं, जबकि दुनिया के बहुत सारे देशों ने महिलाओं को अधिकार नहीं दिए थे, वोट तक डालने का अधिकार नहीं था। हमारे यहाँ तो चुनाव लड़ने का अधिकार भी दे दिया गया। इसको कहते हैं इक्वलिटी। आज देखिए महिलाएं जो है पुरुषों के समान हैं। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो समानता का अधिकार है आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें कुछ चीजें महत्वपूर्ण रखी गई थी। ठीक है, तो 93 सीटें भर ही नहीं पाई थी। 93 सीटें भर इसलिए नहीं पाई थी क्योंकि इन रियासतों ने स्वयं को अलग कर लिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे काफी कुछ चीजें होती है। महिलाएं भी थी और हमने एसटी और एससी को भी क्या दिया रखा था, आरक्षण, मतलब उनको भी हमने ध्यान में रखा था।
अब साथियों यहाँ पर एक चीज आती है, ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो प्रश्न पूछा जाता है तो 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में। ठीक है, कितनी? 15 महिलाएं। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। आगे चीज, हमने जनसंख्या का भी देखिए, जनसंख्या का भी विशेष ध्यान रखा और हमने कितनी? प्रति 10 लाख, कितनी? प्रति 10 लाख जनसंख्या पर हमने क्या काम किया? एक प्रतिनिधि। ठीक है, एक प्रतिनिधि को हमने रखा था। तो इस तरीके से सीटों का भी क्या हो गया था? निर्धारण हो गया था। और इस तरीके से हमारी जो है क्या बनाई गई? संविधान सभा बनाई गई। और जब संविधान सभा बनाई गई साथियों, तो अब आपको पता होगा कि किस तरीके से उसकी कार्यप्रणाली होगी। फिर आगे हम चर्चा करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से हर फैक्ट निकलता है। ठीक है, प्रिय साथियों, अब यहां पर देखिए जरा, यहां पर जब हम बात करते हैं तो संविधान सभा का अब क्या हो गया है? संविधान सभा का क्या हो गया है? गठन हो गया है। और आपको पता होगा ये 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक होगी और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे, ये अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा, ठीक है, ये जो है हमारे जो है क्या बनाए जाएंगे? अस्थायी अध्यक्ष। आज इसको हम प्रोटाइम स्पीकर के नाम से जानते हैं। जब हमारी सदन जो है जनता द्वारा चुनकर आती है, लोकसभा या विधानमंडल की बात करें, तो आपने देखा होगा एक प्रोटाइम स्पीकर होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वही प्रोटाइम स्पीकर क्या काम करता है? सदस्यों को, जो अन्य सदस्य आते हैं, अन्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको शपथ दिलवाता है। उसका काम यही रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और वो व्यक्ति कौन होता है? जो वयस्क होता है, जो अनुभवी होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने रूस के आधार पर, ठीक है, रूस के आधार पर जो है क्या काम किए? हमारे यहाँ के जो अनुभवी व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमारी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिए। ठीक है, आप देखोगे कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब बैठक होगी तो इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष जो चुने जाएंगे, स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे? तो ये जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस तरीके से साथियों, इसी संविधान सभा में 13 दिसंबर, ठीक है, कब? 13 दिसंबर 1946 को क्या रखा जाएगा? पंडित नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा, ये कौन रखेगा? पंडित नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। साथियों, प्रश्न उठता है ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? आज जिस भारतीय संविधान की आत्मा अर्थात प्रस्तावना, जो हमारी प्रियम्बल है, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो साथियों ध्यान रखिएगा, क्या कह रहे हैं? हम भारत के लोग, मतलब जो हमारा संविधान है ये हम भारत के लोगों ने बनाया है और हम भारत के लोग इसको सर्वसहमति से स्वीकार करते हैं। ठीक है, आप प्रस्तावना को पढ़िए। प्रस्तावना में हमारे भारतीय संविधान की आत्मा निवास करती है। उसके हर पहलू को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सार नजर आएगा। ठीक है, वहां पर अगर न्याय की बात कही है तो केवल न्याय शब्द नहीं है, विराट है। आप देखिए, जब हम न्याय की बात करते हैं तो यहां पर बात आती है सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की। और जब सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं तो वहां पर हर वर्ग को हम ध्यान में रखते हैं कि चाहे वो एसटी का हो, एससी का हो या कोई अन्य समुदाय का हो। ठीक है, वहां पर हम ये नहीं देखते कि वो बलशाली है या
जो है काफ़ी पावरफुल है, तो ऐसा नहीं दिखते हैं। यहाँ न्याय मतलब न्याय है, आर्थिक न्याय। आप देखिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया है। इस तरीके से आप देखिए जब आप प्रस्तावना को पढ़ोगे। राजनीतिक न्याय, जब हमने देखा कि कोई प्रतिनिधि को जो है कोई ऐसे अल्पसंख्यक है और उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनको भी हमने प्रतिनिधित्व दिया है ताकि बलशाली लोग या जो प्रभुत्वशाली लोग हैं वो अपना वर्चस्व ना बना सके। हमारे लोकतंत्र में सभी को अवसर की समानता दी गई है। तो साथियों, इसलिए आप भारतीय संविधान की आत्मा को बहुत अच्छे से समझिएगा। उसमें आपको जो है हमारे भारतीय संविधान का मूल दर्शन आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, उस पर हम अगले लेक्चर पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो इस तरीके से जो है हमारी जो भारतीय संविधान की आत्मा है वही देश प्रस्ताव के नाम से। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कब? 22 जनवरी 1947 को जो है यही उस देश प्रस्ताव क्या कर दिया गया? संविधान सभा में पास कर दिया गया, अर्थात स्वीकृति मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे आप देखिए 29 अगस्त, कब? 29 अगस्त 1947 को एक महत्वपूर्ण समिति जिसका नाम था प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति का गठन होता है। और आपको पता होगा प्रारूप अर्थात ड्राफ्ट तैयार करना। और किसका ड्राफ्ट तैयार करना? हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना। और ये जो है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई थी इसी समिति की। और इसके अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। इसलिए इसको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। क्या एकाएक ये तैयार किया गया था? नहीं साथियों, सदन पर प्रथम वाचन हुआ, द्वितीय वाचन हुआ, अर्थात सदन पर गहन चर्चा हुई। आपको देखना है तो हमारी जो फिल्म गांधी बनी हुई है उस पर आप जो है देख सकते हो। सरदार मूवी भी आप देख सकते हो। तो उसमें भारत की जो है स्थिति को पूरा बताया गया है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, देश को आज़ादी मिली, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये मुख्य समिति थी, ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण समिति ये मानी जाती है। इसके अलावा हमारी 13 समितियां थी। टोटल समिति कितनी थी साथियों? 13 समिति थी। चाहे वो कार्य संचालन समिति की बात हो, झंडा समिति की बात हो, या फिर प्रांतीय एकीकरण की बात हो, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति हो, तो साथियों इनको ध्यान रखिएगा। एक तो प्रारूप समिति के जो 7 मेंबर है उनको भी आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो DP खेतान हो या अयंगर जी हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 7 मेंबर यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समिति के बारे में भी, समिति के बारे में भी पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये समितियां भी यहाँ पर गठित हुई थी। और साथियों इस समय इस तरीके से आप देखिए पूरा इसमें जो है क्या किया गया, पूरे उसमें जो है विस्तृत चर्चा की गई। ठीक है, और इस तरीके से आप देखोगे कि 26 नवंबर कब? 1949 को। कब साथियों? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया? अंगीकृत हो गया, अर्थात बनकर पूरा तैयार हो गया। और कुछ धाराएं तो ऐसी थी जो इसी समय प्रभावी भी हो गई थी। तो इस तरीके से भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। साथियों आपको एक चीज और बता दूं, इसी 26 नवंबर को हम कौन से दिवस के रूप में भी मनाते हैं? ला या विधि दिवस के रूप में भी। ठीक है, किस दिवस के रूप में? विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो प्रिय साथियों इस तरीके से आप देखोगे इस पूरे संविधान में। और आगामी देखिए 26 जनवरी 1950 और दिन था गुरुवार। ठीक है, दिन गुरुवार, 26 जनवरी 1950 दिन गुरुवार को जो है हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया।
इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। आपको पता होगा जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 24 जनवरी को जो है भारत के राष्ट्रपति मतलब संविधान सभा से जो है त्यागपत्र दे देते हैं और क्या बन जाते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रावधान किया गया था कि अंतरिम सरकार, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अंतरिम सरकार कौन सी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो अंतरिम सरकार है ये हमारी संविधान सभा ही है। मतलब स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि जब तक हमारे यहाँ निर्वाचन नहीं होंगे, नई सरकार नहीं चुनी जाएगी, तब तक हमारी संविधान सभा ही अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करते रहेगी। तो इस तरीके से इसने कार्य किया जब तक हमारे यहाँ चुनाव नहीं हुए। और आपको पता होगा हमारे यहाँ प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। और आपको पता होगा 25 जनवरी 1950 को जो है हमारे यहाँ CEC अर्थात चीफ इलेक्शन कमीशन का जो है गठन हो गया और आर्टिकल 124 में जो है उसका प्रावधान किया गया। आगे हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए जरा ये सरकार ने यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ पर जब आया तो हमारे 395 आर्टिकल थे। कितने थे? 395 आर्टिकल थे, ठीक है, और लगभग हमारे 22 भाग थे और हमारे जो है लगभग कितनी 8 अनुसूचियां थी। लेकिन जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो आज लगभग 470 के आसपास हमारे आर्टिकल हो गए हैं और जब हम बात करते हैं लगभग 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ जो है संविधान का निर्माण किया गया। अब देखिए इस पूरे संविधान के निर्माण अवधि जो है आप देखोगे कि लगभग इसमें 2 वर्ष 11 माहें और 18 दिन का समय लगा। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इतना ज़्यादा जो है, अब संविधान के संदर्भ में देखिए जरा क्या क्या कुछ लोग बोलते हैं कि इतना लंबा समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रिय साथियों, हमको ये सोचना होगा कि इतने बड़े देश के लिए हम संविधान बना रहे हैं और अगर हमने उसके किसी एक पहलू को जो है छोड़ दिया, ठीक है, तो ये हमारी जो जनता है वो हमको कभी माफ नहीं करेगी। किनको? जो संविधान निर्माता है। इसलिए हमको हर वर्ग को ध्यान देना था, हर जाति हर धर्म के लोगों को ध्यान में देना था। इसलिए उस पर एक लंबा जो है विस्तृत चर्चा हुई प्रत्येक पहलू पर, तब जाकर हमने दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ संविधान का गठन किया। दूसरी चीज हमारे लोग कहते हैं कि ये तो उधारी का थैला है, अर्थात विदेशी स्रोत से। प्रिय साथियों, जब भी कोई जो है हर व्यक्ति की एक मंशा होती है कि भाई मैं अच्छाइयों को, जहां मुझे कुछ चीजें अच्छी लगे उन चीजों को मैं एडॉप्ट कर लूं। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे भारतीय हित में है और भारत के हित में है, चाहे वो अमेरिका की चीज़ें हो या ऑस्ट्रेलिया की हो या ब्रिटेन की हो, अगर ये भारतीय हित में है, लोक हित में है, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। ऐसा नहीं है, चाहते तो हम अमेरिका के संविधान को उठाकर रख देते, ब्रिटेन के संविधान को उठाकर रख देते, ऑस्ट्रेलिया के नहीं। हमारे देश की परिस्थितियाँ अलग थी, समय अलग था, यहाँ की लोग अलग थे, यहाँ की जनसंख्या में कोई शिक्षित था कोई अशिक्षित था। तो सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखा, ठीक है, और इस तरीके से हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। अब हम कल चर्चा करेंगे, चूंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है साथियों। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी तो आप बिल्कुल जो है चैनल को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी। ओके, जय हिंद साथियों। कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।